अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 को ही आगे डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 3 क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 3 का नाम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब की मीनिंग भी हमने डिस्कस की थी। तो उसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। कौन सी फोर्सेस की वजह से वो मोशन पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, उस बॉडी पर कौन सी फोर्सेस करंटली लग रही हैं, हम उसमें उसको स्टडी नहीं करते इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स के बारे में। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम काइनेमेटिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डायनेमिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये समझा था कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है। हमने कहा था कि इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, and on the other hand if a body does not change its position with respect to its surrounding it is said to be in rest, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने लीनियर मोशन डिस्कस किया था। उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन ए स्ट्रेट पाथ इट इज़ सेड टू बी इन लीनियर मोशन। और हमने स्लाइडर्स की एग्जांपल दी थी कि ये स्लाइडर्स जो हैं वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे होंगे। उसके बाद हमने रोटेटरी मोशन को डिस्कस किया था कि इफ़ ए बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट और एक्सिस इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और हमने यहाँ पर रोटेटरी मोशन के कुछ पैरामीटर्स भी डिस्कस किए थे। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डिस्कस किया था कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस की थी। उसके अंदर हमने कहा था कि बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। हमने गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रही होती है, उसकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। हमने एक झूले की मोशन को डिस्कस किया था कि उसकी मोशन भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो हैं उनको स्टडी किया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या थी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी? डिस्टेंस, स्पीड और वर्क, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ किनको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। उनकी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। फोर्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्क भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। डिस्टेंस हमने क्या कहा था? इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी। और डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये क्या है? मेजर ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद डायरेक्शन। पोजीशन चेंज विद डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन के साथ मेजर करें कि एक बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी और उसने इतना डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन जो है वो क्रिटिकल है या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमने डिस्कस की थी। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हमने कहा था कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और उसका हमने फार्मूला भी डिस्कस किया था कि क्या है? S/T है। और उसका यूनिट डिस्कस किया था कि मीटर्स पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर्स है, ठीक है। और T जो है उसका यूनिट जो है वो सेकंड्स है, टाइम का यूनिट। तो स्पीड का यूनिट क्या बनेगा? मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। ये हमने डिस्कशन कर ली थी, इसलिए मैं क्विकली जा रहा हूँ। वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है।
वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों एक ही बात है, इसका फार्मूला और स्पीड का फार्मूला सेम है, लेकिन इसके फार्मूले में ये जो लेटर्स हमने यूज़ किए हैं एस, वी और टी, ये तीनों बोल्ड लेटर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक एरो दे देते हैं इस तरह से भी हम वेलोसिटी के फार्मूले को लिख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें बोल्ड लेटर्स को लिखना एरो देने के मुकाबले में आसान होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बोल्ड लेटर्स को यूज़ किया हुआ है। बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है, एक तो सिंपली हम इस तरह से बी लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर, और बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है कि गहरा करके अगर हम इसको लिखें बी को, अगर हम इस तरह से करके लिखें तो ये जो है क्या होगा, बोल्ड बी होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही बात है, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन मिला दें तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। उसका यूनिट हमने डिस्कस किया था कि क्या है, मीटर पर सेकंड है, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, क्योंकि स्पीड के साथ मैंने आपको कहा ना कि डायरेक्शन मिला दें तो वेलोसिटी बन जाती है, तो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है और क्या इन्फॉर्मेशन देती है हमें मोशन के बारे में। पीछे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मोशन के बारे में जो हमें क्वांटिटीज़ देती हैं वो डिस्कस की। डिस्टेंस बताता है कि एक बॉडी ने कितना मूव किया, स्पीड या वेलोसिटी हमें ये बता रही होती है कि बॉडी कितना तेज़ी से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन हमें क्या बता रही होती है कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है ये बॉडी की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह से हमने वेलोसिटी कहा था कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर एक्सेलरेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, हमने कहा चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वी अपॉन टी। अब डेल्टा किस चीज़ को शो करता है, डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है हमेशा। ठीक है, अब वेलोसिटी के अंदर चेंज कितनी आई ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी को हम कह लेते हैं वी आई। ठीक है, और 5 सेकंड में उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मिसाल के तौर पर वी एफ हो गई है। ठीक है, तो अब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितनी आई है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वी आई की वैल्यू दे लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहले वो 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब जो है वो मिसाल के तौर पर 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के अंदर चेंज कितनी आई वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो 40 है उसमें से 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, 30 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है। तो एक्सेलरेशन के फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एफ में से हमने वी आई माइनस किया और उसको टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या था, मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन के अंदर जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, एक तो वेलोसिटी यूज़ हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा क्या यूज़ हो रहा है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का यूनिट क्या होगा, हमें टाइम के यूनिट से इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम के यूनिट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड्स। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय सेकंड्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेकंड। ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर्स जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा मीटर्स, सेकंड जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ठीक है, एक्सेलरेशन बेसिकली हमें क्या करती है, मोशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है,
जैसे वेलोसिटी जो है वो मोशन के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कितनी तेज़ी से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन हमें वेलोसिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में ये डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो लाजमी है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वी माइनस वी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब वी माइनस वी की जो डायरेक्शन है वो आप 5th चैप्टर के अंदर जब वेक्टर्स के साथ डील करना सीखेंगे तो पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ पैरेलल होगी, ठीक है। या हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें इजीली नज़र आ जाए। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, लेट मी ओपन अप पेन। ओके, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों होगी ये हम 5th चैप्टर वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ी हुई। स्केलर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सबको पता है, 3 - 2 1 होता है, लेकिन वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हमें नहीं पता। 5th चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन क्रिटिकल है, डायरेक्शन का पता होना लाजमी है। तो जब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वी जो है वो वी से बड़ी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। अगर वी जो है वी वो वी से कम है, ठीक है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। एक्सेलरेशन हमने डिस्कस कर ली क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। आपने पहले भी पिछली क्लासेस के अंदर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया होगा। यहाँ पर हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। उनका यहाँ पर मैंने नाम लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन इक्वेशंस, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन इक्वेशंस क्या होती हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनकी डेरिवेशन कर लेंगे कि वो किस तरह से आई, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज़ कौन सी होती हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंटली चेंज होती जा रही है, ठीक है। जैसे एक बॉडी मिसाल के तौर पर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है, अगले सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस तरह से अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ, कि हर सेकंड में सेम अमाउंट में उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर लाजमी है कि एक्सेलरेशन होगी। वो जो एक्सेलरेशन उसके अंदर होगी, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हम उस बॉडी को की मोशन को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी होती है, जो हमने स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ी, लीनियर मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जो हमने पढ़ा था पीछे टाइप्स ऑफ मोशन में
कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो उसकी मोशन क्या होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होती जा रही है और उसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, तो सिर्फ उस केस के अंदर हम जो हम आगे इक्वेशंस पढ़ रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम आगे अब ड्राइव करेंगे या पढ़ेंगे कैन ओनली बी यूज टू एनालाइज द मोशन ऑफ द बॉडीज हुज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जो हम आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर यूज़ की जा सकती हैं या उन बॉडीज़ की मोशन को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं जिन बॉडीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हैं और एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही हैं या स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं। ठीक है, अब इक्वेशंस पे आ जाते हैं कि वो मोशन की इक्वेशंस कौन सी हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन इक्वेशंस, और उसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी का मूव होना ज़रूरी है और दूसरा लीनियर मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना बॉडी का ज़रूरी है। उस कंडीशन के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं उस बॉडी की मोशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी हैं? 3 इक्वेशंस हैं, उन 3 की डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे ड्राइव करेंगे? एक्सेलरेशन के फार्मूला से, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। वो फार्मूला क्या था? Vf माइनस वी आई अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये टी यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ए टी Vf माइनस वी आई सेम। ठीक है, ये अच्छा, उसके बाद ये वी आई जो है ये यहाँ माइनस का है, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैसे तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि ए टी प्लस वी आई, क्योंकि वी आई यहाँ माइनस का है, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब हम वी एफ को लेफ्ट साइड पे लिख लें या राइट साइड पे लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरमियान में इक्वल की साइन है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, आपने पढ़ा था कि v वेलोसिटी के बारे में कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, अच्छा, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मिसाल के तौर पे पहले वो वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही थी और थोड़ी देर के बाद जो है वो वी एफ वेलोसिटी किसी दूसरी वेलोसिटी से मूव कर रही है। जो पहले जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसको हमने कहा वी आई या इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी देर के बाद जिस बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको हमने कहा वी एफ। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हमने मालूम करना है कि डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया, अच्छा, इसी इक्वेशन से v इज इक्वल टू एस अपॉन टी वाली इक्वेशन से अगर हम डिस्टेंस मालूम करें तो क्या आ जाएगा? v इंटू टी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है और बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले बॉडी किसी और वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसके बाद किसी और बॉडी किसी और वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो v कौन सा रखें? वी आई वाला रखें या वी एफ वाला रखें? तो हम ना तो वी आई वाला रखेंगे ना वी एफ वाला रखेंगे। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे। अब एवरेज कैसे मालूम करते हैं? आपने पढ़ा है कि एवरेज, अगर दो चीज़ों की एवरेज मालूम करनी है तो कैसे करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जितना नंबर हैं, जितनी चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं उतने ही नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर 3 वेलोसिटीज़ होती तो हम 3 से डिवाइड करते। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि हम ये जो मोशन की इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हमें पता है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है? कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उस सिचुएशन के अंदर जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। वी इंटू टाइम नहीं,
क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनको सम कर देंगे और जितनी वेलोसिटियाँ हैं उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेलोसिटियाँ हैं, एक वी आई और एक वी एफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी आई और वी एफ को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस फॉर्मूले के अंदर वी एवरेज की जगह पर अगर वी एवरेज की वैल्यू पुट कर दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एफ प्लस वी आई इंटू टी अपॉन 2। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वी एफ जो है वो बराबर है वी आई प्लस ए टी के। तो अगर हम यहाँ पर वी एफ की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, वी आई प्लस वी एफ की जगह पर क्या आ गया, वी आई प्लस ए टी आ गया, प्लस वी आई वैसे का वैसा जैसा है इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। अब ये वी आई प्लस वी आई क्या हो जाएगा, 2 वी आई, ए टी वैसे का वैसा अपॉन 2 इंटू टी। अब ये जो टी है ये बाहर ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वी आई टी 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए टी पहले से ही है, एक और टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 दोनों से डिवाइड कर रहा है तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसी को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते तब भी ठीक था, लेकिन हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम 2 को अलग अलग लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, वी आई। अब ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखें या 1/2 ए टी स्क्वायर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी बुक वाला इसको इस तरह से लिखता है 1/2 ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर अपॉन 2, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर बॉडी के अंदर कुछ एक्सेलरेशन है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि एक्सेलरेशन कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इस इक्वेशन से भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, राइट। तो देखें ये इक्वेशंस हमें और ज़्यादा पावर दे रही हैं हमारे हाथ में कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी है और टाइम पता है, तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी टी टाइम के अंदर कितना कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमें क्या कर रही हैं, हमें मदद कर रही हैं कि अगर हमें किसी बॉडी की मोशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर जो चीज़ें हमें नहीं पता हम वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, देखें वैसे जो बेसिक मोशन की इक्वेशंस हैं वो दो ही हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशंस हैं आप सारे मोशन के पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन जो है वो और ज़्यादा कन्वीनियंस पैदा करती है डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में, तो इसलिए हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये ड्राइव ना भी करें और सिर्फ पहली दो इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड जो मोशन की इक्वेशन है वो याद रखें, तो उनसे भी आप पूरी की पूरी जितनी भी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो मालूम कर सकते हैं, अगर कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है मोशन के बारे में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो डिस्टेंस मालूम करना है तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्टली हमें दो इक्वेशंस यूज़ ना करनी पड़े, एक ही इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। अब ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी, ये आप नोट करना कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके निकलेगी, ठीक है। तो अगर हम ये ना भी ड्राइव करें और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तब भी हम आंसर्स ले सकते हैं। देखें पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमने दोनों तरफ उसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वेशन के दोनों तरफ हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें इक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है वी आई और बी की जगह पर क्या है ए टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस 2vi ए टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब ए टी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर भी स्क्वायर है और टी के ऊपर भी स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर और टी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से ये जो दो टर्म है 2vi प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2a कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा vi प्लस, अब यहाँ पर देखें डिवाइड या मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं सिंपली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, अगर आप 2a मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो सेम इक्वेशन दोबारा बन जाएगी, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये इक्वेशन थोड़ी देखी देखी लग रही होगी जो हमने अभी अभी ड्राइव की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या कहा था कि वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 ए टी स्क्वायर ये किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर क्या कर दिया एस पुट कर दिया, क्योंकि ये एस के बराबर है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। या फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वी आई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ कर कर हम क्या कर सकते हैं कि मोशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन नहीं है हम वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे कि मिसाल के तौर पे आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, या कोई भी 3 चीज़ें या 2 चीज़ें आपको गिवन है तो उससे आप जो चीज़ें आपको गिवन नहीं है वो भी मालूम कर सकते हैं इन इक्वेशंस को यूज़ करके। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको डिस्कस करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमने मोशन की 3 इक्वेशंस डिस्कस की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ उन बॉडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जिनकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और जिनकी मोशन जो है वो लीनियर हो। सिर्फ उन बॉडीज़ की मोशन को एनालाइज करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन बॉडीज़ की मोशन को ही एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो लाजमी है ऐसी कोई मोशन रियल लाइफ के अंदर होगी। रियल लाइफ के अंदर बॉडीज़ की जो एक्सेलरेशन होती है या जो वेलोसिटी होती है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म करना रियल लाइफ वाली मोशंस के अंदर बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं और ड्राइव की हैं तो लाजमी है कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशन तो होगी। एक ऐसी एग्जांपल है रियल लाइफ के अंदर जहाँ पर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहती है हमेशा, ठीक है। वैसे रियल लाइफ के अंदर एक्सेलरेशन हम यूनिफॉर्म नहीं रख सकते, थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रखना मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसी एग्जांपल है रियल लाइफ के अंदर जहाँ एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है और बॉडी की मोशन भी हमेशा लीनियर होती है। वो एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? इफ़ ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड and the only force acting on the body is gravitational force of the earth, then the motion of the body is said to be motion under gravity। अच्छा, अगर एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है या डाउनवर्ड मूव कर रही है, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस केस के अंदर अगर उसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रही, मिसाल के तौर पे आपके हाथ की फोर्स नहीं लग रही या एयर की फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो उस बॉडी की मोशन होगी उस मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। आपको बताएं कि अर्थ हर बॉडी को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है तो उस बॉडी की जो मोशन होगी वो क्या होगी? मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। उस केस के अंदर या तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही होगी या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही होगी। ओके, हो गया। उसके बाद आपने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखा होगा, अच्छा इस केस के अंदर मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कांस्टेंट है, कितनी है? 9.8 मीटर्स
पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट क्यों है, कैसे है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है या अपवर्ड मूव कर रही है तो उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड की सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जो है वो जब बॉडी नीचे या ऊपर जा रही है कांस्टेंट है, तो आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर देखा होगा कि एक बॉल जो है वो जल्दी नीचे आ जाती है और एक पेपर जो है वो देर से नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है? एक पेपर को अगर आप फेंकें तो वो देर से नीचे आएगा, बॉल जल्दी नीचे आएगी। अगर दोनों के अंदर एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों को सेम टाइम पर नीचे आना चाहिए, सेम वेलोसिटी से ज़मीन को टकराना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि पेपर के केस में, क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में एयर जो पेपर के ऊपर फोर्स लगा रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दरमियान में एयर भी तो मौजूद है ना। हम जब पेपर फेंक रहे होते हैं तो एयर मौजूद होती है और बॉल के केस में भी एयर मौजूद है। पेपर का वेट जो है वो बहुत कम होता है, सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पेपर जो है, क्योंकि एयर फिर फोर्स जो पेपर के ऊपर लगा रही होती है वो भी ज़्यादा होती है सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से पेपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। क्यों आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है? क्योंकि उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक एयर की फोर्स और एक ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ज़मीन की फोर्स नहीं लग रही होती। बॉल के केस में जो अपवर्ड फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बॉल का सरफेस एरिया कम होता है, वेट या बॉल का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बॉल के केस में अपवर्ड फोर्स बहुत छोटी होती है और डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से बॉल जो है वो जल्दी नीचे आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर लें किसी कमरे के अंदर, आप इस एयर को निकाल दें, सारी की सारी एयर ख़त्म कर दें, तो उस केस के अंदर ये पेपर और ये बॉल सेम वेलोसिटी से आके ज़मीन को टकराएंगे और सेम टाइम के अंदर नीचे आएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने एक कमरे के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया है, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि एक पंख को और एक बॉल को, बहुत वजनी बॉल को नीचे गिराया है। पहले एयर में गिरा के दिखाया है कि जब एयर के अंदर वो नीचे गिर रहा होगा तो बॉल जो है वो जल्दी नीचे गिर जाएगा और पंख जो है वो आराम आराम से नीचे आएगा। लेकिन जब हम उसको वैक्यूम के अंदर सेम तरह से गिराएंगे तो वो सेम वेलोसिटी से ज़मीन को टकराएगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उसके इसके अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। इस स्लाइड शो को हमें कैंसिल करना पड़ेगा उस वीडियो को देखने के लिए। मैं इस वीडियो को पास कर रहा हूँ और फिर से जब वो वीडियो ओपन करता हूँ तो मैं ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक रूम इन्होंने एक क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर पूरे रूम के अंदर सबसे पहले तो एयर मौजूद है, ठीक है। एक बॉल और एक कुछ पंखों को जो किसी परिंदे के पंख हैं उनको गिरा कर दिखाया है। देखिए बॉल जो है वो इमीडिएटली नीचे आ गई, लेकिन पंख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। लेकिन हमने अभी अभी कहा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बॉडी की एक्सेलरेशन सेम होती है। इस केस के अंदर एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है सेम ना होने का? कि पंखों के ऊपर जो एयर की फोर्स है वो भी ज़्यादा लग रही है, और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से और वेट कम होने की वजह से वो फोर्स ज़्यादा लग रही है। और बॉल के ऊपर जो वो फोर्स है वो कम है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। जो नीचे की तरफ फोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो अपवर्ड फोर्स एयर की हैं वो बहुत कम है। तो बॉल की एक्सेलरेशन जो है वो नियरली कांस्टेंट होगी, लेकिन पंखों की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में एयर उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अगर हम किसी तरह से कमरे में से पूरी की पूरी एयर को निकाल दें तो उस केस के अंदर ये दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगी और सेम टाइम के अंदर ज़मीन को आके टकराएंगी और सेम फाइनल वेलोसिटी से ज़मीन को टकराएंगी, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन को भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब पूरे कमरे के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं वैक्यूम पंप्स के ज़रिए से। वैक्यूम पंप क्या होते हैं? बेसिकली एयर को सक करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से आपके घर में जो वाटर पंप्स हैं वो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवाने के लिए यूज़ होते हैं। वैक्यूम पंप्स जो हैं वो एयर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप देखें कि ये बॉल और ये जो पंख है
जब हमने एयर कमरे से निकाल ली तो देखें यहाँ पर स्लो मोशन में ये दिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर कि ये बाल और ये पंख बिल्कुल सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं, सेम टाइम पे आके ज़मीन को टकराएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो हमने करनी थी, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। ठीक है, हम अपने लेक्चर पे अब वापस आ जाते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की डेफिनेशन में ही मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करनी चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करनी चाहिए। उस केस के अंदर बॉडी की एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स भी लग रही है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में लग रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग रही है, तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब एयर कमरे के अंदर मौजूद हो तो बॉल की जो मोशन है उसको हम नियरली कह सकते हैं कि नियरली मोशन अंडर ग्रेविटी है। ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बॉल जो है वो उसके ऊपर जो एयर की फोर्स है उसके मुकाबले में जो डाउनवर्ड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। एयर की फोर्स उसके मुकाबले में बहुत कम है क्योंकि बॉल का सरफेस एरिया भी कम है और उसका वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और पेपर के केस में जो पेपर की मोशन होगी उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, जब कमरे के अंदर एयर मौजूद है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एयर की फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंट अमाउंट में लग रही है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉल की मोशन को एनालाइज करने के लिए हम जो है हमारी जो मोशन की इक्वेशंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एयर मौजूद है कमरे के अंदर और पेपर की मोशन को हमने एनालाइज करना है तो हम अपनी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस केस के अंदर कांस्टेंट नहीं रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, कुछ और होगी, चेंज हो रही होगी। डिपेंड करता है कि एयर कितनी फोर्स लगा रही है उस पेपर के ऊपर। ठीक है, के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या थी, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी, तो वो क्या बन जाएगी, Vf इज इक्वल टू, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो g होती है क्योंकि कांस्टेंट होती है और उस कांस्टेंट को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जी टी। ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस की थी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ए की जगह g आ जाएगा क्योंकि उस केस के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, g होगी। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो थी वो क्या बन जाएगी, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हम जो है ये वाली और ये वाली, ये 3 इक्वेशंस जो है वो हम जब कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है, किसी बॉडी की मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, उस केस के अंदर उसकी मोशन को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपको इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी कि इक्वेशंस को हम किस तरह से अननोन पैरामीटर्स जो मोशन के हैं उनको मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।